हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हम राजनीति विज्ञान के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। आज हमारा प्रश्न पत्र है जून 2015 का। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है। तो अर्थशास्त्र में सरकार के बताए गए हैं 34 विभाग। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान अमात्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसमें 15 अधिकरण 150 अध्याय। प्रथम 5 अधिकरण में कौटिल्य राज्य के आंतरिक प्रशासन का वर्णन करते हैं। 6 से 3 अधिकरण में राज्य की वैदेशिक संबंधों की चर्चा करते हैं। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत एवं मंडल सिद्धांत का भी प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन से इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें। इसमें ऐसे किस विशेषज्ञ की बात हो रही है जो एथेंस से कालचिस भाग गया था, जिससे कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा ऐसा कृत किया गया था। अरस्तु इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गए थे कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। प्रथम अपराध सुकरात को मृत्युदंड से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है कि तर्क का उत्साही धर्मदूत उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। ये कहा गया था बेपर के द्वारा। बेपर ने रूसो के बारे में कहा है कि तर्क का उत्साही धर्मदूत इन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हॉब्स का संबंध किससे है? यह संप्रभुता की सुरक्षा एवं धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन पर दावा करते हैं। पहले का पहला है। लॉक के द्वारा दिया गया है संवैधानिक सरकार का सीमित रूप। रूसो के द्वारा दावा किया गया है कि संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा। ये रूसो ने कहा है। GS मिल ने व्यक्ति के विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने पर बल दिया है। हॉब्स का संप्रभु राज्य एवं लेवियाथन पूर्ण रूप से निरंकुश थे। संप्रभु के आदेश ही कानून हैं और उनका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। संप्रभुता को लोग पर असीम अधिकार प्राप्त होता है। लॉक ने सीमित एवं वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। वह शासक की शक्ति को सीमित मानते हैं और बहुसंख्यक प्रजा को राजसत्ता के विरुद्ध क्रांति एवं विद्रोह करने का अधिकार देते हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार हॉब्स की तरह किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को अर्पित किए हैं। नेक्स्ट आते हैं GS मिल कहते हैं कि राज्य एवं शासन के बढ़ते हुए कार्य प्रजातंत्र के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर मनचाहे प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति तथा जनमत के नाम पर अनावश्यक कानून को थोपने की प्रवृत्ति के विरुद्ध मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उपयोगिता सिद्धांत को नकारते हुए स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी प्रतिमान का समर्थन किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों की और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करते हैं। इन्होंने कहा है, ग्रामसी के द्वारा ये कथन कहे गए हैं। जो ग्रामसी हैं वह नागरिक समाज के संगठन की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करते हैं। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि नागरिक को समाज में व्यवहार के नियम से परिचित कराती हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं बजुआ समाज के नियमों को वैधता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आती है जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक आ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपरा का पुनरुद्धार नहीं किया है। तो इन्होंने हॉब्स की सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है। इसमें ये सही हो जाएगा, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है कि रॉल्स ने न्याय के नियम का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया। इसके अंतर्गत उसने कल्पना की थी कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से पृथक कर दिया जाए
और समाज में प्रचलित भेदभाव से भी अपरिचित रहने दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि करने के लिए सामाजिक जीवन के नियम, संस्थाओं और सिद्धांतों का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे। इस काल्पनिक स्थिति को रॉल्स ने मूल स्थिति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्षण और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। ये कहा गया था वी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। वी.आर. अम्बेडकर ने शासन प्रणाली के स्तर पर संसदीय लोकतंत्र को विशेष रूप से सराहा है, क्योंकि इनमें वंशागत शासन का अधिकार नहीं था, बल्कि शासन की समस्त शक्तियां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती थीं। साथ ही इसमें कोई अकेला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता था कि वह सर्वज्ञ है तथा सारे कानून बनाने और सारा शासन संभालने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस व्याख्या के अनुसार विकल्प सी अर्थात जो अंबेडकर जी हैं वो सही होंगे। किसने कहा था कि इसलिए वुड्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघ नख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। ये कहा था वी.डी. सावरकर के द्वारा। वी.डी. सावरकर ने कहा है कि इसलिए वुड्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघ नख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। वीर सावरकर ने हिंदुत्व 1923 और हिंदू पदपातशाही 1925 की पुस्तक में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का लक्षण नहीं है? तो इसमें स्तरीकरण नहीं होता, मान्यताएं होती हैं, नियमितताएं होती हैं और विशुद्ध विज्ञान होता है। डेविड ईस्टर्न ने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है: नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, प्रमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्था वृद्धिकरण, विशुद्ध ज्ञान, समग्रता। इस व्याख्या के अंतर्गत स्त्रीकरण सीमित नहीं है, इसलिए यह ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक शिलाओं का लक्षण नहीं है। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। ईस्टर्न ने द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजयोल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? तो मान्यता के लिए संघर्ष था, प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क भी था। उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख विरोधाभास का अभाव है, इसका भी विजयोल्लास के लिए एक कारक था, लेकिन उदारवाद का विजयोल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है, ये नहीं था। फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र में विजयोल्लास का प्रमुख कारक है मान्यता के लिए संघर्ष, प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क, उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख विरोधाभास का अभाव। नेक्स्ट आते हैं, 1950 के दशक के मध्य में तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रही हैं? तो इनका व्यवस्था सिद्धांत में, संस्कृति सिद्धांत में, विकास सिद्धांत में और वर्ग सिद्धांत में योगदान रहा है। विकल्प डी सही हो जाएगा, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम परंपरावादी उपागम की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध हैं। आधुनिक उपागम में कतिपय प्रमुख उपागम निम्न प्रकार होंगे: पहला, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम; दूसरा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम; तीसरा, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम; चौथा, राजनीतिक विकास उपागम; और पांचवा, राजनीतिक संस्कृति उपागम। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चिंतक और उनकी संकल्पनाएं बताइए। चिंतन में कार्ल डायच का संबंध किससे है? तो कार्ल डायच का संबंध है अभिग्राहक से। हिटिंगटन का संबंध है आधुनिकरण और बहुपक्षीय प्रक्रिया से। पेरेटो का संबंध है
अभिजन्य का संचरण से और डेविड ईस्टन का संबंध है द गेट कीपर से। देखो, अभिजन शब्द का प्रयोग 1930 के बाद किया गया था। विल्फ्रेड पेरेटो द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्री सिद्धांतों में अभिजन के विचार का अधिक से अधिक प्रसार हुआ। पेरेटो के बाद मॉस्का, मैरी कोलाविंस्का, HD लाशवेल, C राइट मिल्स और TV वोटोमोर, कार्ल मैनहम एवं सुम्पीटर आदि के द्वारा अभिजन की अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त किए गए थे। डॉक्टर SP वर्मा के अनुसार आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके कई आयाम हैं। हैटिंगटन ने अपने विचार राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण पर व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट आते हैं डेविड ईस्टन। इन्होंने प्रणाली में विश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया था कि राजनीतिक प्रणाली में कई तरह के नियामक तंत्र काम करते हैं जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं और अति भार की रोकथाम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करते हैं? तो ये हो जाएंगे डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने अपनी प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्निवेश की प्रक्रिया पर चर्चा की है। इसके द्वारा यह पता चलता है कि व्यवस्था के निर्गत में सदस्यों की आवश्यकता पूरी हुई या नहीं। जनता की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है? इस व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने व्यवस्था सिद्धांत की चर्चा के अंतर्गत व्यवस्था अवस्थिति के साथ साथ व्यवस्था अनुरक्षण पर भी बल देते हैं। पुनर्निवेश की प्रक्रिया व्यवस्था अनुरक्षण का प्रयास करती है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन पहले, फिर द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड हुई थी डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस और फोर्थ नंबर पर आते हैं कंपैरेटिव फेडरलिज्म। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन 1963 में आमंड और बारवा के द्वारा। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में फुकुयामा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। डेमोक्रेटाइजेशंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस इसको 2011 में प्रकाशित किया गया था और कंपैरेटिव फेडरलिज्म ये 1987 में प्रकाशित हुई थी। तो पहले सिविक सेंस आएगा, फिर कंपैरेटिव फेडरलिज्म आएगी, उसके बाद आएगी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पाएगी डेमोक्रेटाइजेशंस 2011 में। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित जो कूट दिए गए हैं हमें उनको व्यवस्थित करना है उनके काल के अनुसार। सबसे पहले आते हैं विधि की उचित प्रक्रिया, उसके बाद लोकतांत्रिक और केंद्रीकरण, फिर नवीन लोकतंत्र और फोर्थ नंबर पाएगा प्रतिपुष्टि व्यवस्था। विधि की उचित प्रक्रिया, उसके बाद लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, तीसरा नवीन लोकतंत्र और चौथा प्रतिपुष्टि व्यवस्था। हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से देश के लिए यह लागू हो सकता है? तो यह भारत के लिए लागू हो सकता है। भारत में अमेरिका की तरह न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था अपनाई गई है। इससे यह आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करेगा। स्विट्जरलैंड, UK और रूस में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किसने दी फेडरल पेपर्स लिखा है? तो जब फेडरल पेपर्स को लिखा है जेम्स मैडिसन के द्वारा। दी फेडरल पेपर्स 85 लेखों और निबंधों का एक संकलन है जो कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन और जॉन जे द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? ये जोसेफ डी
मेस्टे के द्वारा कहा गया है। सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुनिश्चित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। यह कथन जोसेफ डी मेस्टे द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया था कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? ये शुम्पीटर के द्वारा बताया गया था या निर्धारित किया गया था। दल प्रणाली पर विचार निम्न प्रकार से हैं। डूवर्गर, इन्होंने अपनी कृति पॉलिटिकल पार्टीज में दल पद्धति एवं निर्वाचन प्रणाली में घनिष्ठ संबंध बतलाया है। इनमें 4 प्रकार की राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। पहला गुट बैठक, दूसरी शाखा दल, तीसरी कोशिका दल और चौथा नागरिक सेना। मिशेल्स ने गुट तंत्र के लोह नियम का निरूपण करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि किसी भी राजनीतिक दल के सारे निर्णय करने की शक्ति अंततः एक गुट तंत्र के हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि 1960 के दशक के मध्य में राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की गई थी। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र एवं पश्चिमी यूरोप के अनुभव पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन कहता है कि राजनीतिक विकास संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुशियन पाई का नाम अग्रणीय है। पाई ने सन 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ किया था। उन्होंने अपने ग्रंथ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पर्याप्त विस्तार से राजनीतिक विकास की संकल्पना का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसने राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए उनकी कमियां उजागर की हैं। नेक्स्ट आते हैं, कारण या जो व्याख्या है। इसमें राजनीतिक विकास की संकल्पना शुरू में अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रखी गई है। इसका उद्देश्य नवोदित एवं विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था, ताकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को विश्वजनीय आधार प्रदान किया जा सके। G.A. एलमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षणों की पहचान की है। पहला, संरचनात्मक विभेदीकरण। दूसरा, संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण और तर्कोन्मुखीकरण। तीसरा, राजनीतिक प्रणाली की कार्य क्षमताओं का विस्तार। इनके अनुसार विकसित देशों की राजनीतिक प्रणाली में से संरचनाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं, परंतु विकासशील देशों में यह संभव है कि राजनीतिक प्रणाली की भिन्न भिन्न आगत कृत्यों को संपन्न करने वाली भिन्न भिन्न एवं विशिष्ट संरचनाएं विकसित ना हुई हों, जैसी कि यहाँ हित समूह और राजनीतिक दल सही ढंग से संगठित ना हो या जनसंपर्क के साधन बहुत मामूली हों। अतः इन देशों में यह संभव है कि केवल वरिष्ठ वर्ग ही हित स्पष्टीकरण और हित समूहन राजनीतिक संप्रेषण की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि संरचनात्मक विभेदीकरण की व्याख्या करते समय आलमंड ने राजनीतिक प्रणाली के 4 आगत कृत्य एवं 3 निर्गत कृत्यों की पहचान की है। आगत कृत्य में आते हैं राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, और दूसरा है हित स्पष्टीकरण, तीसरा है हित समूहन, चौथा राजनीतिक संप्रेषण। और निर्गत कृत्य के अंतर्गत आते हैं पहला नियम निर्माण, दूसरा नियम का अनुप्रयोग और तीसरा नियम का अधिनिर्माण। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे सही क्रम होगा न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरी समानता और चौथा आता है भारतत्व। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना की इस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि
शब्द का सही क्रम निम्न प्रकार से होगा: न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इसलिए विकल्प बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध होते हैं? तो भारत में यदि विदेशी नागरिक हैं उनके लिए कानून के समक्ष समानता मिलेगी और शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होगा। भारत में रहने वाले विदेशियों को शिक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार उपलब्ध होंगे, इसलिए विकल्प बी सही है। भारत के नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार इस प्रकार हैं: विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जो आर्टिकल 21। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का ए। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार इस प्रकार हैं: केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बंध, विचरण एवं निवास संघ बनाने का अधिकार, आर्टिकल 19। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 में दिया गया है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद की व्याख्या की गई है। यह देश का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। इस प्रकार अन्य विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये है राज्य विधान परिषद को। राज्य विधान परिषद वह सदन होता है, यानी कि एक स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार से इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इस सदन को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसके गठन और विघटन की व्यवस्था की गई है। संसद एक विधान परिषद को तब विघटित कर सकती है जब इसका गठन भी कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। नेक्स्ट आती है राज्य विधान मंडल। लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था होती है। इसका विघटन नहीं होता, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। फिर आता है लोकसभा। इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। उपयुक्त विकल्प में से सिर्फ राज्य विधान परिषद ऐसी संस्था है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए। निम्नलिखित में से किस राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया गया है और राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं इनके कुलपति, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये हटा नहीं सकते। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया और राज्यपाल द्वारा हटाए गए अधिकारी होंगे पहले महाधिवक्ता, जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, किंतु इन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो अधिकतम सिर्फ 3 वर्ष तक लग सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है तथा इसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए संसद के प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला, संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर, तो पहला सही हो जाएगा। क्या है? पहला सही है। दूसरा, राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बी गलत है। संविधान संशोधन का विधेयक केवल संसद के निचले सदन में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ निचले सदन में क्यों, कहीं पे भी कर सकते हैं। फिर डी है
कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर संसद के दोनों सदन के बीच गतिरोध को संसद के संयुक्त सत्र द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुलाई जा सकती संशोधन में। संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक का निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ए को छोड़कर सभी गलत हैं। हम इसका विवरण देखते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पहला दिया गया है कि संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दूसरा, इस विधेयक को दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा, राज्य विधानसभाएं संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर सकती। और चौथा, प्रत्येक सदन में इस विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों की संयुक्त असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। विकल्प ए में लोकसभा गलत है। यदि राज्यसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकती है। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान नहीं बना सकती? तो यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उस पर विधान नहीं कर सकती। जबकि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल द्वारा यह आशय से कोई संकल्प पारित किया गया हो, तो राज्य सूची पर बना सकती है विधान। तीसरा, यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई हो तो भी बना सकते हैं विधान। और यदि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि को लागू किया जाना है, तो भी ये विधान बना सकते हैं। इसमें विकल्प जो ए था वो सही नहीं होगा। यदि 2 या 2 से मतलब कोई भी सूची है तो संसद उस पर विधान बना सकती है, यदि 2 या 2 से अधिक विधानमंडल इस आशय से कोई संकल्प पारित कर दें। दूसरा, यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाए। तीसरा, किसी देश के साथ की गई संधि की शर्तों को लागू किया जाए। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है, इसमें शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है, उसमें निम्न लोग शामिलित होते हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा 1 विधि विशेषज्ञ। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आंदोलन और उनके नेता बताइए। पहला है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये जाने जाते हैं अन्ना हजारे। इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेघा पाटकर, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट अरुणा राय, और भारतीय किसान यूनियन के लिए जाने गए थे महेंद्र सिंह टिक्केत। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट अरुणा रॉय, और भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकेट। पाटकर नहीं है, टिकेट है ये। नेक्स्ट आते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रशासनिक चिंतक और उनके उपागम बताइए। पहले आते हैं MP फॉलेट, इनका संबंध है मनोवैज्ञानिक उपागम से। नेक्स्ट आते हैं हर्बर्ट साइमन, इनका संबंध है तर्क संगत उपागम से। माइकल डी कोहेन, इनका संबंध है गार्वेज कैन मॉडल से। और इमिताई एड्जियोनी, इनका संबंध है मिक्स्ड स्कैनिंग से। तो PM फॉलेट का संबंध है मनोवैज्ञानिक उपागम से। हर्बर्ट साइमन का संबंध है तर्क संगत उपागम से। माइकल डी कोहेन का संबंध है गार्वेज कैन मॉडल से। और जो एमिताई एड्जियोनी है, इनका संबंध है मिक्स्ड स्कैनिंग से। नेक्स्ट आते हैं, उस खंड का नाम बताइए जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रतिस्थापित किया है। तो इन्हें प्रतिस्थापित किया गया है सेशन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन SICA।
अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को सेशन ऑन इंटरनेशनल एंड कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट आते हैं मास्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आती है शारीरिक, फिर सुरक्षा, तदितता, आत्मसम्मान और स्वावास्तविकता। तो मास्लो की अभिवैचारित मानवीय आवश्यकताओं का सही क्रम होगा शारीरिक, सुरक्षा, तद्यता, आत्मसम्मान और स्वावास्तविकीकरण। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरण की सहायता करते हैं, किंतु ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, सहायक अभिकरण की कोई प्रचालनीय जिम्मेदारी नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। स्टाफ अभिकरण वह अभिकरण है जो कि विभाग के गृह प्रबंधक सामग्री और प्रबंधात्मक कार्यों को संपन्न करता है। स्टाफ अभिकरण लाइन को योजना बनाने में सहायता देता है, परामर्श देता है और तथ्य अन्वेषण के द्वारा हर प्रकार से मदद पहुंचाता है। स्टाफ अभिकरण को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सामान्य स्टाफ, दूसरा है सहायक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ। सहायक स्टाफ की सेवा प्रधान सेवा न होकर गौण सेवा होती है, अर्थात यह विभाग का प्रमुख कार्य का प्रत्यक्ष अंग नहीं होता। इस रूप से स्टाफ का कार्य परामर्श देना और सेवा करना है और यह सूत्र अधिकारी पर सत्ता का प्रयोग नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं मूनी एंड रेले के नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के नेताओं को सम्मिलित नहीं किया है। तो इन्होंने औपचारिक नेताओं को शामिल नहीं किया है, जबकि उपाधिधारी नेता, अच्छे आयोजक और नियंत्रक इसमें शामिल होते हैं। मूनी और रेले ने नेताओं के वर्गीकरण में उपाधिधारी नेता, नियंत्रक और अच्छे आयोजकों को शामिल किया है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टिन रेमी की सार्वजनिक नीति के तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें उद्देश्यों का समुच्चय होता है, कार्यवाही की एक चयनित रूपरेखा होती है और आशय सहित क्रियान्वयन होता है, लेकिन उद्देश्यों का पुनर्विचार नहीं होता। ऑस्टिन रेमे की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्न तत्व शामिल होते हैं। पहला, उद्देश्यों का एक समुच्चय, दूसरा कार्यवाहियों की एक चयनित रूपरेखा और तीसरा आशय सहित क्रियान्वयन। नेक्स्ट आते हैं ऑसिटन समिति 1944 ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया है। तो इन्होंने विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना, लचीलापन, प्रशिक्षु की सोच को व्यापक बनाना भी शामिल किया है, लेकिन नेतृत्व गुणों का विकास करना इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। 1944 में इंग्लैंड में गठित एसेटन समिति ने प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य बताए हैं। पहला, विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना, लचीलापन, प्रशिक्षु की सोच को व्यापक करना और इसमें उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्वों के लिए क्षमता उत्पन्न करना शामिल है। नेक्स्ट आते हैं अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोग समितियों को निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही होगा, बताइए। तो पहले आते हैं टेफ्ट कमीशन, फिर ब्राउनलो कमीशन, हूवर कमीशन, द ग्रेश कमीशन। सही क्रम हो जाएगा। सही क्रम है अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोग समिति का टेफ्ट कमीशन, ब्राउनलो कमीशन, हूवर कमीशन और द ग्रेश कमीशन। नेक्स्ट आते हैं किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा है। तो नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा है रॉबर्ट के मार्टिन के द्वारा। FM मार्क्स के अनुसार नौकरशाही शब्द का प्रयोग 4 रूपों में किया जाता है। यह लोक प्रशासन का कार्य करने के लिए एक संरचना है। दूसरा, अच्छे प्रबंध में अवरोध के रूप में नौकरशाही। तीसरा, नौकरशाही एक बड़ी सरकार है और चौथा, यह बुराई पैदा करने वाला अभिशाप है। मार्टिन की गियर इनके अनुसार नौकरशाही का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। पहला, नौकरशाही कानून व्यवस्था के शासन की परिचायक होती है। दूसरा, नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया में जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अर्थात सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण के रूप में है।
और तीसरा नौकरशाही सामूहिक क्रियाओं का तार्किकरण होता है। नेक्स्ट आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्तता अनुशासन समझते हैं? तो C.A.W. मैनिंग, कॉलिंग M. कूपर और हाफसन, जबकि मार्टिन राइट्स इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानने वाले विद्वान हैं C.A.W. मैनिंग, कॉलिन M. कूपर और हाफसन। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं युग्म, इसमें से कौन सा सही चयन किया गया है बताइए। पहले, द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस, ये हेनले बुल से संबंधित हैं। सेकंड है सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स डिसआर्ममेंट, इनका संबंध है स्ट्रग चो से। द चैलेंज ऑफ द 1916, ये जेम्स पी बारवर्क से संबंधित है। विनिंग विदाउट वार, यह इनका नहीं है, इस्माइल वेन्यूट से संबंधित नहीं है, तो डी गलत हो जाएगा और पहले 1, 2, 3 सही हैं। द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस, ये हेनले बुल से संबंधित है। सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट, एल ग्रोमो एंड वी स्ट्रक्चो से संबंधित हैं। नेक्स्ट है द चैलेंज ऑफ 1916, जेम्स पी बारवर्क से संबंधित है। और विनिंग विदाउट वॉर, यह अमिताई एंड जियोनी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है बताइए। तो सौदेबाजी समझौते से संबंधित नहीं है, केनेथ वाल्ट्स संबंधित नहीं है, जबकि J.F. नैश, रोजर फिशर और थॉमस सेलिंग इनसे संबंधित हैं। केनेथ वाल्ट्स नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित विद्वान निम्न हैं, J.F. नैश, थॉमस सेलिंग और रोजर फिशर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति के मुख्य विशेषता नहीं है? तो पुरानी कूटनीति की विशेषता नहीं है पारदर्शिता, लेकिन सीमित होता है। अभिजात वर्गीय होती है, राजदूतों के लिए कार्य की होती है। पुरानी कूटनीति की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, पहला सीमित होगी, यूरोपीय कूटनीति होगी, कुलीनात्मक गोपनीयता होगी, राजदूतों के लिए कार्य की स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट आते हैं, बेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया है? तो इन्होंने 1969 में ये अवधारणा दी है। शक्ति प्रबंध एवं शांति की धारणा के रूप में सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक प्रतिरक्षा एवं शक्ति संतुलन के सिद्धांत से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा से आशय एक विश्वव्यापक संस्था से है, जिसमें विश्व के सभी राज्य बिना किसी भेदभाव के व्यवस्था में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आक्रमण का सामना करने का वादा करते हैं। बेजनेव ने एशियन समूह सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन 1969 में किया था। सोवियत संघ का जनरल सचिव बनने पर बेजनेव ने कूटनीतिक रूप से एशिया को पश्चिमी शक्तियों के जानने के लिए कमी को पूरा करने के लिए एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जून 1969 में दिया था, परंतु इसे पूर्ण रूप से 1976 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है? क्षेत्रीय संगठन के लिए जाना जाता है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 8वें अध्याय को पूर्णतः क्षेत्रीय संगठन को समर्पित किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया है कि क्षेत्रीय संगठन के सदस्य इन क्षेत्रीय संगठनों द्वारा स्थानीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएंगे। अनुच्छेद 53 और 54 में सुरक्षा परिषद की शांति बनाए रखने की भूमिका और क्षेत्रीय एजेंसी के बीच संबंधों को स्पष्ट किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन से देश
आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान में उत्तर कोरिया नहीं है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम है। आसियान की मौजूद 10 सदस्य इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। वर्तमान में 10 सदस्य राष्ट्र देश हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। नेक्स्ट आते हैं, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो इसमें 11 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी कुल 11 सदस्य हैं, परंतु 1965 में चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। हाल ही में फ्रांस भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है, तो ये है जैतापुर। हाल ही में फ्रांस भारत में जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दूसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये हुआ था काहिरा में। तीसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये हुआ था लुसाका में। चौथा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अल्जीरियस में हुआ था और 5वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन यह कोलंबो में हुआ था। दूसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन काहिरा, तीसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन लुसाका, चौथा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अल्जीरियस और 5वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कोलंबिया में हुआ था। इसके साथ ही आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।